अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूं सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, एवरी डे इज अ न्यू डे, यू नो। अच्छा, वीकेंड पे थोड़ा ठंड प्रोग्राम होता है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में। आज इरादे हमारे ये देखने गए हैं कि ट्विटर के ऊपर हॉट टॉपिक्स क्या हैं। तो हॉट टॉक्स ट्विटर तो कुछ सारा कुछ ही गलत होता है वहाँ तो। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, बहुत कुछ ठीक भी होता है। वो जो गलत होता है जिसकी निशानदेही आप कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए भी आप मौजूद हैं। जाहिर है गलत बयानी भी की जाती है, लेकिन उसके ऊपर फैक्ट्स फौरन करेक्ट कर दिए जाते हैं। जो एक चीज जिसकी समझ नहीं आ रही उसकी तरफ हम चलेंगे। इस वक्त हॉट इश्यूज हैं दो। एक, ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू जो उन्होंने एक जर्नलिस्ट हैं मेहदी हसन उनको दिया, और ख्वाजा आसिफ साहब के पीछे बैठी एक खातून जिनका नाम है शमा जुनेजो। अच्छा। उनका जो एक्स प्रोफाइल है वो उनकी काफ़ी डिटेल्स, उनकी काफ़ी अचीवमेंट्स बताता है। उन्हें तमगा इम्तियाज़ भी मिला है पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से 2024 में। लेकिन जो क्वेश्चन उठाया जा रहा है वो इसलिए उठाया जा रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसे ट्वीट्स किए जो बाद में उन्होंने डिलीट किए। एयरफोर्स वन में उन्होंने कहा मैं सवार हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं इस होटल में हूँ। फिर कुछ फाइल्स का उन्होंने तस्करा किया, बाद में उनको डिलीट किया, और फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशंस का सिलसिला शुरू हुआ जो फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री तक गया। यानी ख्वाजा आसिफ ने तो बिल्कुल अपना दामन बचा लिया कि मेरा तो कोई ताल्लुक ही नहीं, मैं जानता ही नहीं मेरे कब में कौन बैठा है। वजारत खारजा बैठा, वजारत खारजा ने भी उसके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन दी, उन्होंने कहा कि ये तो उस लिस्ट में ही नहीं थी जो सनद दी जाती है वजारत खारजा की तरफ से। लेकिन फैक्ट चेक ये बताता है कि एक हफ्ता पहले ये लिस्ट फाइनल होती है जब आप जाते हैं जनरल असेंबली सेशन में। सो टारगेट इन खातून को इसलिए किया जा रहा है कि इससे पहले इनके कुछ प्रो इसराइल और प्रो नॉर्मलाइजेशन एजेंडा के हवाले से ट्वीट्स हैं हक में। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इज दिस नॉन इशू या इसके ऊपर बात वजह है? अब जहाँ भी कोई ख़वातीन इन्वॉल्व हो जाती हैं तो खबरें बन जाती हैं। ठीक है ना, ऑब्वियस है। तो अब ये खातून जो हैं इनको तमगा शमगा भी मिल गया है जी 2024 में। इसका ये मतलब है कि ये वेल नोन है टू द गवर्नमेंट एंड इट्स पार्टनर्स। हाँ, लेकिन तो दोनों कह रहे हैं हम जानते ही नहीं। तो जाहिर है फिर कोई तो झूठ बोल रहा है क्लियरली। अगर तमगा भी दिया आपने तो आप कैसे कह सकते हैं हम तो जानते ही नहीं इनको? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वो काफ़ी दलेरी के साथ वो अपनी अहमियत इस्टेब्लिश कर रही हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में भी गई हूँ और वगैरह वगैरह, और फिर वहाँ जाके यूएन में भी बैठी हुई हैं ख्वाजा साहब के पीछे। हाँ। और फिर उनकी तस्वीरें भी हैं इंटरनेट के ऊपर जी। कहीं उन्होंने शहबाज शरीफ साहब और ख्वाजा साहब के साथ एक तस्वीर है इकट्ठी, और अपनी कुछ फैमिली मेंबर्स हैं इनके ख्वाजा साहब के साथ। ख्वाजा साहब कहते हैं मैं जानता ही नहीं हूँ, मुझे पता ही कुछ नहीं। फॉरेन ऑफिस कहता है जी हम नाम लेने से कतरा रहे हैं, वो तो नाम भी नहीं लिया फॉरेन ऑफिस जी। वो शख्स जो पीछे बैठे, पीछे तो बड़े लोग बैठे हुए हैं। मतलब बेवकूफ, ऑनेस्टली आई एम शॉक्ड, इट्स जस्ट रिडिकुलस। अच्छा, ये जो इस किस्म की बेवकूफ़ी किस्म की जो स्टेटमेंट्स आती हैं ना, वेदर इट्स फ्रॉम द फॉरेन ऑफिस और वेदर इट्स फ्रॉम ख्वाजा आसिफ, सीधी सी बात थी। कह रहा था यस प्राइम मिनिस्टर ने उनको बनाया है स्पेशल व्हाटएवर, और प्राइम मिनिस्टर के कहने के ऊपर उनको साथ लेके गए, ख़त्म हो गई बात। अब बात तो यहाँ ख़त्म हो जाती, तो दैट वुड बी ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर ने ओके किया, ही हैज़ अ प्रेरोगेटिव, लास्ट मिनट पे वो ऐड कर सकते हैं। सारा जहाज़ जा रहा है उनका, वो ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जी। तो व्हाट्स द बिग डील अगर किसी को ऐड कर लिया तो फॉरेन ऑफिस को भी इस किस्म का बयान देने की ज़रूरत नहीं थी, और ख्वाजा साहब को भी इस किस्म का बयान देने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज ये एविडेंस जो है सारी वो इन दोनों के खिलाफ जाती है। कि आपका ख्याल है कि ये वहाँ यूनाइटेड नेशंस में हॉल के अंदर विदाउट दी ओके ऑफ द एम्बेसडर विच मीन्स फॉरेन ऑफिस, ये वहाँ बैठ सकती थी? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सारा प्रोटोकॉल जो है जो कोऑर्डिनेट करते हो तो एम्बेसी करती है। सो ये कहना कि जी हमें तो पता ही कोई नहीं, तो यार ये क्या कर रहे हैं? बेवकूफ, वन आफ्टर द अदर। ऑल दे हैव टू डू इज से यस शी वाज इनवाइटेड। उनको जैसे वो कह रही हैं कि मुझे कोई स्पेशल टास्क दिया गया है, मतलब है कोई स्पीच राइटर तो खैर ओरिजिनल ड्राफ्ट तो फॉरेन ऑफिस लिखता है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर देखता है, वो किसी को दे देता है कि इसको जरा ठीक कर लो, इस पर क्या है क्या नहीं है। तो ये तो जो चीज़ स्पीच होती है वो तो 3-4 लोग उसको देखते हैं। मेरे हिसाब से ये जो स्पीच है जिसने भी लिखी है ओरिजिनल,
उसके बाद तारिक फातमी ने तो ज़रूर देखी होगी. That's his job. That he's always done that job, and he's very good at it. अच्छा, उसके बाद फिर हो सकता है शहबाज साहब ने is impressed with this woman और उसको कहा होगा कि तुम भी एक देख लो. उससे थोड़ी बहुत इधर कॉमा फुल स्टॉप इधर उधर चीज चेंज किया होगा. So I think simple था कि कहते yes, Prime Minister has added her name to it, and that's the end of the matter. Prime Minister has a prerogative. और वही ऐड नेम उसको कर रहे हैं जिसको आप पहले तमगे दे चुके हैं. तो व्हाट्स द बिग डील? तो ये क्यों ये कोई इधर दौड़ रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है, और वजह क्योंकि खातून ने कुछ इसराइल के बारे में कुछ बातें की हुई हैं. अच्छा, जब इन्होंने तमगे शमगे दिए थे तो सोच लेते ना, उस वक्त ही देखा कि खातून ने इसराइल के बारे में क्या कहा हुआ है, और ये एक शर्मिंदगी का बायस बन जाएगी किसी न किसी स्टेज पे. आई थिंक ये दिस इज द यूजुअल एफ अप जिसे कहते हैं ना. आई वोंट से द वर्ड, बट दिस इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑफ आवर इनकॉम्पिटेंट deputies and secretaries who make these silly statements. I'm sorry, it's very. अब इस पे फर्दर डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा इशू बन चुका है. अब इस मामले पे वज़ीर आज़म गज़ा का मुकदमा लड़ रहे हैं इंटरनेशनल फोरम पर, और फिर अकब में ऐसी खातून या उस इजलास में ऐसी खातून मौजूद है जो पहले प्रो इसराइल नजर आती रही. एक्सप्लेनेशन दे देना कि भाई वो those were personal views before she became an advisor, and now she has changed her views. खत्म होगी बात. या वो खुद ही कह दे, उससे खिलवा देते कि मैं I was mistaken, मेरे से गलती हुई, I was not ready to understand certain things वगैरह वगैरह. But you can't hide your past. उसको जितना आप छुपाएंगे उतना आप गिल्टी होगे. आप just admit it, yes, this was your philosophy, this is what you thought. So I think it's always better to speak the truth. अब वो हुआ ये है कि ट्रूथ बोली नहीं, सब छुपने की कोशिश कर रहे हैं और शर्मिंदा हैं बिकॉज ऑफ हर रिमार्क्स, और मीडिया ने और पीटीआई पड़ गई पीछे. तो नाउ दे आर ऑल रनिंग अवे फ्रॉम इट. ऐसे कोई प्रोटोकॉल्स नहीं होते कि जब आप ऐसे सेंसिटिव मिशन पे जा रहे हैं तो आप सीक्रेट फाइल्स के हवाले से या एयरफोर्स वन के हवाले से ट्वीट ही ना करें अपनी हर एक एक्टिविटी को? शी इज स्टूपिड, नो टू वेज अबाउट इट. वो अपना She has no idea how social media can be exploited like this. वो अपने आप को थोड़ा सा बना रही हैं. ठीक है जी, मैं जहाज में गई हूँ प्राइम मिनिस्टर के, and so on. And she has a doctorate also. So that means she's an academic, she's a serious person. But वो मेरे ख्याल ego and desperation to be recognized and so on. इसका जवाब शहबाज शरीफ साहब दे सकते हैं 2 मिनट में, या प्राइम मिनिस्टर का स्पोक्समैन दे सकता है. और मैं देख रहा हूँ अता तारर साहब चुप हैं. चाहिए उनको एक बयान, सिंपल सा स्टेटमेंट दे दे और खत्म करे बात को. या वो दे देते मिनिस्ट्रीज की तरफ से ना आती, या ख्वाजा आसिफ की तरफ से ना बयान आया, आई डोंट अंडरस्टैंड इट एट ऑल. और उससे इसहाक डार साहब का भी नाम ठोक दिया. ठीक है ना, क्योंकि ही इज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर. कहते हैं उनका लेना देना नहीं है. अच्छा, और कहते हैं उनका, और अभी तो हम देख रहे हैं कि इंटरव्यू दे रहे हैं उनको. जी, पुरानी तस्वीर, शायद याददाश्त का मसला है. क्या यार, ये क्या किस किस्म के लोग हैं. चले, इस पे इंक्वायरी लगेगी या मामला दब जाएगा, आप देखते हैं हुकूमत इसको कैसे हैंडल जाएगा. मगर चुंजा बढ़ते रहेंगे पीटीआई वाले, हॉन्ट करती रहेंगी ये बातें. तो दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ के इंटरव्यू के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत लत्ते ले रही है, और माजी में इसहाक डार साहब का इंटरव्यू भी दोबारा से चलना शुरू हो गया है, और बानी पीटीआई का इंटरव्यू जो मेहदी हसन को उन्होंने दिया है, जर्नलिस्ट. मैं आपको बताऊं, ये जो वेस्टर्न मीडिया है ना जी, इसको अब नून लीग वाले नहीं समझते. सीधी सी बात, इनमें 3-4 लोग होंगे सारे नून लीग के अंदर जो शायद वेस्टर्न मीडिया को अच्छे जवाब दे सके. बाकी सारे तो वो यही समझते हैं कि हम उर्दू चैनल के आगे उसी किस्म की बातें कर रहे हैं, और जो हम कहेंगे बस वो चल जाएगा. अच्छा, तो ये ख्वाजा साहब ही इज द डिफेंस मिनिस्टर, बट ही इज नॉट अ स्पोक्समैन. उनको नहीं पता व्हाट इज द एटिकेट और द नेसेसिटी जिस तरीके से फॉरेन मीडिया को हैंडल करते हैं. उनको पता ही नहीं. दे नेवर एक्चुअली पेड अटेंशन टू द फॉरेन मीडिया. तो दिन रात लोकल मीडिया के आगे बैठे होते हैं. वो कल्चर ही कुछ और है. और ये जब इंटरव्यूज देते हैं ये समझते हैं हमें अंग्रेजी बोलनी आती है, इससे हम टैकल कर लेंगे. अरे भाई नहीं, आप टैकल कर सकते हैं. हमें तो अभी तक याद है कि जब हार्ट टॉक होती थी BBC के ऊपर, जो अभी पाकिस्तानी वहां जाता था और दसी होती है, और इनको समझाया था कि आप मत जाएं. मैं नहीं जाना है ਅਸੀਂ. ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨਜਮ ਸੇਠੀ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਤਲਕਾਤ ਨੇ. और अच्छा जी, चलो ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. वहाँ तो छोड़ते नहीं है वो. अच्छा, वहाँ ये नहीं है जैसे यहाँ पर देखा जाता है कि इस तरह की जो शख्सियात होती हैं, हाई ऑफिशियल्स होते हैं, उनको पहले सवालनामा दिया जाता है, वो वेरीफाई करते हैं और उसके बाद. मैं आपको बताऊं, ये पढ़ते भी नहीं है. ये समझते हैं कि हमें सब पता है क्या कहना है क्या नहीं कहना, इसलिए तो आ ओ लगे रहते हैं सारा वक्त. यू नोटिस्ड, आ ओ बहुत ही मतलब सोचना पै जाता है ना कही की. इट मीन्स कि दे हैव हैड नो
किसी ने बैठ के ब्रीफ ही नहीं बना के दी कि आपको ये सवाल आ सकता है, इसका ये जवाब है, ये आ सकता है, इसका ये जवाब है। मगर बात ये है कि सवाल तो सबको पता होता है किस किस्म के आएंगे, मगर इवन द फॉरेन ऑफिस, इनके भी बहुत कम लोग हैं यहाँ जिनको पता है किस किस्म का जवाब देना है, ट्रेनिंग ही नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ वेरी सैड। ब्यूरोक्रेट्स तो वैसे ही कॉशियस होते हैं, मीडिया अग्रेसिव होता है। यू कैन नॉट पुट अ कॉशियस ब्यूरोक्रेट इन फ्रंट ऑफ aggressive media. Yes. You need to put an aggressive politician who knows his facts, or an aggressive media person who knows his facts, ताकि media to media clash हो। वो तो इनको पता ही नहीं how to do it. So मैं पहले भी एक दफ़ा ख्वाजा साहब ने कोई इंटरव्यू दी थी, यल्दा हाकिम। Yes, मैंने कहा था यार देखो क्यों why is he, मैंने रेकमेंड भी किया 3-4 नून लीग के अंदर लोग हैं जो जवाब दे सकते हैं। कौन कौन? मैंने आपको याद होगा पहले भी मैंने नाम लिए थे, तो मैंने कहा था इनको बाहर भेजें। खुर्रम दस्तगीर साहब, मुसद्दिक मलिक साहब, Absolutely, they're top class. इनको कहे ना कि ये फॉरेन मीडिया के साथ। एहसन इकबाल साहब, एहसन इकबाल, yes also, but I would prefer एहसन इकबाल gets into propaganda. वो he's so used to being a politician that he gets into propaganda. ये मुसद्दक और ये जो है इनको समझ आया कि वो जो पूछ रहा है अब किस तरीके से इसको तरीके से हैंडल करना है। प्रोपेगेंडा नहीं करना, कुछ हद तक सच एडमिट करना है पर उसको ट्विस्ट देनी है। यू कैन नॉट एडमिट टू द ट्रूथ। अब वो आपसे कहता है कि ये हाइब्रिड गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी तो नहीं है, तो इसका जवाब ये नहीं है नहीं ये तो बड़ी स्टेबल हो रही है कंट्री, और ये दैट्स नॉट द आंसर। अच्छा, अगर वो आप पूछ रहे हैं कि आप ज्यादा ताकतवर हैं या कोई और, तो फिर इसका जवाब क्या होना चाहिए था? The is always more powerful. The deep state is always more powerful, but that is why we're working together with them. इससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है? There is no confrontation, there is no disagreement, and we are working together for the good of the country. You should appreciate this rather than trying to teach us about democracy. And who, after all, are you to tell us about democracy in terms of the populism that is taking place in America and the fascism that is, and the right fascist parties that are blah 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 blah. आप उड़ा के रखते हैं उनको, फर्क करें उनको। आपको ले जाते हैं ना? नहीं छोड़ो ना, मैं तो ना ही जाऊँ तो चंगा, मैं वैसे कह रहा हूँ। You are missing there by the way. No. अच्छा, लेकिन क्या ये जरूरी है कि पॉलिटिशियंस ही इंटरव्यू दें, या आप फॉरेन ऑफिस से किसी को भी एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान इस तरह के इंटरव्यूज के लिए तैयार करके ले जा सकते हैं? क्योंकि जो सवाल थे वो वाकई बहुत ट्रिकी थे और तैयारी भरपूर थी, अपडेटेड, फुली अपडेटेड अबाउट हिज स्टेटमेंट्स। पुराने जमाने में वो हार्ड टॉक एक इंटरव्यू बीबीसी की होती थी। अच्छा, मैं हमेशा इन लोग पॉलिटिशियंस को कहता था मत जाना। अब नाम नहीं मैं लेता कौन कौन वहां गया और उससे किस किस की नहीं उतारी। अब भी है वो जो आप नाम नहीं ले सकते। वो तो खैर रिटायर हो गया, उसकी जगह पे कोई और आ गया, इनफैक्ट कोई खातून आ गई। बट सेम थिंग, वेस्टर्न मीडिया इज नॉट सिंपैथेटिक टू यू, दे आर ब्रूटल एंड इट्स देयर जॉब। उन्होंने आपसे प्लॉट्स नहीं लेने, उन्होंने आपसे टीवी नौकरियां नहीं लेनी, उन्होंने आपको पीटीवी में नौकरी नहीं लेनी। मजबूरियां चंद मारती हैं। उनका काम ही ये है टू पुट यू इनटू अ डिफिकल्ट एंड एम्बैरेसिंग सिचुएशन। और मैं तो अभी भी ये कहूंगा कि गवर्नमेंट को चाहिए, दे शुड बी फॉर्मल स्पोक्समैन, जैसे अता तारड़ इज अ फॉर्मल स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, अब डिफेंस मिनिस्ट्री हैज फ्रैंकली, I mean, again, this should be not the defense minister who's talking about these things. वो तो हर रोज टीवी पे बैठ के हर किस्म की बात कर रहे होते हैं। You're right. पाकिस्तान में तो अक्सर उनके बयानात, और ये पिछले दिनों में कंट्रोवर्शियल भी बहुत रहे हैं ख्वाजा से, तो उनके तो सितारे लगता है गर्दिश में हैं। वो जो इस्तीफे की खबरें एक बार उनकी आई तो शायद ख्वाजा साहब को तो फारग करना चाहिए फ्रैंकली। ख्वाजा साहब उनकी रिट ही नहीं है जहाँ जाके वो बैठ जाते हैं। लेकिन ये खुरम वगैरह को लेके आए, मुसद्दक को लेके आए, पीपल्स पार्टी से लेके आए, शहरी को कहें यार आज कम ऑन गो एंड डिफेंड दिस हाइब्रिड गवर्नमेंट। बिलावल भुट्टो को देख लें, करें डिफेंड इट, बट नहीं, वो खड़े कहने असी जाओगे, असी थाड़ी तस्वीर आएगी। इसके बाद सोशल मीडिया पर जो हंसी बन रही है या जो मजाक उड़ाया जा रहा है, इट्स एम्बैरेसिंग। और अच्छा, अफसोस इस बात का जवाब हो सकते थे। शहबाज शरीफ साहब वो क्या करें, वो अगर चाहें मीना के ख्वाजा नु साइड पे करो जी तो बड़ा मुश्किल है पॉलिटिकली। हाँ, पॉलिटिकली क्या, मुझे ख्वाजा इज मुंह फट की कहते हैं। हाँ जी, मुंह फट, वो हर किस्म की गल कर सकता है। तो कल ਨੂੰ ਪੈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਏ। ਖਾਜਾ ਇਜ਼ ਅ ਕੈਨਨ, ਲੂਸ ਕੈਨਨ, ਬਟ देयर इट इज, ही इज द डिफेंस मिनिस्टर and he is a Noon League loyalist, and so therefore मैं समझता हूँ even नवाज शरीफ can't say anything to खाजा, क्योंकि इनकी वो जो रिलेशनशिप है ना उसमें एक दूसरे को कन्फ्रंट नहीं करते, कभी एक दूसरे की तनकीद नहीं करते सामने बैठ के।
तो आज अगर ख्वाजा साहब को साइडलाइन भी करना हो ना, तो किसी कोई माँ का लाल नहीं है पार्टी के अंदर जो नवाज शरीफ के साथ ख्वाजा ने कहा ख्वाजा ऐना तू क्या कर, ये बड़ी रख रखाव और ये बड़ी वफादारी के साथ चलते हैं, दूसरे के साथ पुराने ताल्लुकात निभाते हैं भाइयों के, they weigh in very heavily in political parties. ठीक है, चलें, ये ख्वाजा आसिफ का जो इंटरव्यू है वैसे तो पे वॉल पे है, लेकिन उसके जो एक्सर्प्ट्स हैं वो हिस्सा बन रहे हैं सोशल मीडिया पे एक और शख्सियत आजकल बहुत एक्टिव हो चुकी हैं, और कल के हवाले से तो उनकी रेलेवेंस और ज़्यादा बढ़ गई है। एशिया कप का फाइनल है, जानदार फाइनल, शानदार फाइनल, आफ्टर सो मेनी इयर्स इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों फाइनल में उतर रहे हैं। अच्छा, तो अब क्या तुम शरारत करने वाली हो? आप दाएं बाएं देख, कहा भी है मैं क्रिकेट पे बात नहीं करना चाहता, लोग नाराज हो जाते हैं मेरे से। आई डोंट वांट टू। आपसे क्या नाराज होते हैं? इसमें नाराजी वाली क्या बात है? आप क्या मैं कह देता हूँ तो फिर गड़बड़। आप तो कोई ऐसी बात नहीं करते, लेकिन जिसने आपसे नाराज होना हो ज़ाहिर है वो बहाना तो बनाएगा खफा होने का। क्या कल के फाइनल से आप एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए हैं? बड़ा अच्छा सेमीफाइनल सुपर 4 का जो मैच था, पाकिस्तान ने वो जीता। अब कुछ मुझे कुछ कहना पड़ेगा ना, हाँ, है ना? यू वांट मी टू मेक अ प्रेडिक्शन? यस, कल। अच्छा, मैं प्रेडिक्शन शिक्शन नहीं, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा बिकॉज क्रिकेट एज दिस इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। ये एक ज़माने में उमर कुरैशी साहब और जमशेद माकर साहब जब कमेंट्री करते थे रेडियो के ऊपर, तो क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। जब पिटाई हमारी हो रही होती थी ना तो ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज शुरू हो जाती थी। अब भी ऐसा ही है, अभी ऐसे ही है। तो अब क्या है, ग्लोरियस अनसर्टेनिटी का मतलब है हम 70 पे भी आउट हो सकते हैं और 220 भी कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाट पाकिस्तान इज, व्हिच इज व्हाई इट्स सच एन एक्साइटिंग टीम। इसकी तारीफ भी उतनी होती है जितनी गाली पड़ती है इसको, ठीक है? एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉरेन प्लेयर्स कहते हैं कि द मोस्ट एक्साइटिंग टीम इज पाकिस्तान ऑन इट्स ओन डे। मतलब यही है कि पाकिस्तान के साथ आप कोई पता नहीं ये क्या लाइन लग जाएगी या पता नहीं क्या कर अनप्रेडिक्टेबल। अब जैसे बांग्लादेश के साथ किया ना, कितना टफ मैच हुआ, इतना ही क्लोज मैच होगा कल। देखिए, मुझे नहीं पता कल क्या होगा। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि सिर्फ 2 बैट्समैन, बॉलर्स आर नॉट रेलेवेंट। अच्छा। ये मेरी अपनी एक क्रिकेट का कमेंट्री है, ठीक है? एज अ नॉट एज एन एक्सपर्ट बट एज अ ले पर्सन हु नोज अ लिटिल बिट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन क्रिकेट। 2 बैट्समैन चल जाए ना हमारे कल, तो यू विल विन दिस गेम। अच्छा। तो इंडिया के 2 चल जाएंगे ना तो दे विल विन द गेम। बॉलर्स का इश्यू नहीं है, इट इज नॉट हाउ मेनी विकेट्स यू टेक। विकेट टेक करना इज नॉट द वे टू विन दिस। द वे टू विन दिस इज टू कीप द रन रेट डाउन, ठीक? आप 9 विकेटों के ऊपर 220 बना लें तो आप जीत जाएंगे। आप 2 विकेटों के ऊपर 220 बना लें तो आप जीत जाएंगे। तो बात यह है, इट इज हाउ मच यू स्कोर इन 20 ओवर्स, राइट? उसके लिए आपको 2 प्लेयर्स हैव टू गेट क्रैकिंग, जिसे कहते हैं ना, चल जाना चाहिए। 2 को चलना चाहिए। 2 चल जाए, आपके 2 चल गए तो आपने पहाड़ बना देना रन्स का, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट 2 ही कर जाएंगे। हाँ। उसके बाद 20, 30, 40 और रन जो है वो बाकी मिलके कर लें। मगर 2 का चलना बड़ा जरूरी है, और वो पहले 6 ओवर्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक? इंडिया वाले हैव मास्टर्ड दिस आर्ट, इंग्लैंड हैव मास्टर्ड दिस आर्ट। उन्होंने सारी अपनी ट्रेनिंग ये की हुई है कि पहले जो वो ओवर्स होते हैं ना, वहाँ वो रिस्ट्रिक्टेड फील्ड होती है, तो उस वक्त ऑल द बिग शॉट्स हैव टू बी मेड एट दैट टाइम, द रिस्क्स हैव टू बी टेकन एट दैट टाइम। तो हमारे प्लेयर्स चले नहीं हैं, जिसके ऊपर ज़्यादा हमारी होप्स थी, वो चले नहीं, लाइक साइम एंड फखर एंड सो ऑन, ठीक? अब मैं आपको बताऊं, क्या पाकिस्तान ने उनके जो 2 ओपनर्स हैं, अभिषेक और गिल, क्या उनको इन्होंने डिटेल में स्टडी किया है? उनके वीक पॉइंट्स कौन से हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, उनको आउट कैसे करना है? या सिर्फ यही कि जी वो आ रहे हैं और इन बॉलर्स को कहा है कि तू आउट करो इन्होंने? यू हैव टू हैव स्टडीड their strong points and weak points and go in there with a target कि इन दोनों को हमने आउट करना है और इस किस्म की बॉलिंग करनी है, इस किस्म की फील्ड प्लेसिंग करनी है। वो मुझे लगता है जब भी मैं देखता हूँ ना कि वो बॉलर आ रहा है और जो उसका दिल चाह रहा है वो बना रहा है। हाँ। कभी बाउंसर कर रहा है, कभी ये कर रहा है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई उन्हें लगता है ऐसे उनको बताया ही नहीं गया कि क्या करना है, बस ये है कि जी बैठ जाओ। हाँ। मगर बात ये मैच देखेंगे आप? नहीं, मैच तो देखेंगे और ऐसे करके बैठे होंगे। अच्छा, क्या पता आप पाकिस्तान जिंदाबाद लगा रहे हैं। ये भी मैंने नोटिस किया कि जो फील्ड प्लेसिंग है, कैप्टन फील्ड प्लेसिंग कर देता है और बॉलर आके शुरू हो जाता है, और इतने शॉट्स खेले लोगों ने जब हम बॉलिंग कर रहे थे कि वो बॉल जो है वो फील्डर्स के दरमियान जाके गिरता था, विच मीन्स कि योर फील्ड प्लेसिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर
बॉलर बॉलर को आपने जो इंस्ट्रक्शन दिए उसके मुताबिक फील्ड प्लेसिंग होनी चाहिए ना, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि जब इसको हिट करेगा दूसरा बंदा तो ये लाइकलीहुड है कि ये यहाँ जाएगा या आगे चला जाएगा या यहाँ जाएगा। अगर बैट के नीचे लगा है तो थोड़ा पैच पीछे रह जाएगा, सेंटर में लगा तो ठीक ठाक स्ट्रोक होगी, क्रॉस बाउंड्री। तो मगर इतने कैचेस जो थे दे वर इन बिटवीन फील्डर्स विच मेंट that the bowler is not bowling to his field. तो क्या कैप्टन ने जाके समझाया उसको कि यार तू की गेंदा करा रहे हैं, तनु क्या सी। अब आइडियल मैंने कल देख रहा था द इंडियंस अगेंस्ट श्रीलंका, तो उनका जो बॉलर था अर्शदीप सिंह, तो वो उसकी बॉलिंग आपने देखी कितनी ब्रिलियंट थी। एक गेंद नहीं सीधा कराया, वो विकेट लेने के स्टंप्स के ऊपर नहीं बॉल कर रहा था, अच्छा वो आउटसाइड बॉल कर रहा था कि आप आए मारे मुझे, बिकॉज इसीलिए उसकी वाइड हो रही थी। ओह अच्छा, इसलिए बाहर गेंद फेंक रहा था। तो उसे पता था कि इसके लिए जब भी ये आगे होके मारने की कोशिश करेंगे तो ये पूरा बैट नहीं आएगा उसके ऊपर, या तो वो निकल जाएगा गेंद, इनसे लगेगा नहीं, या आएगा तो पूरा बैट नहीं आएगा, मुश्किल हो जाएगा। और फिर जब लगेगा भी तो इट विल बी ऑन द ऑफ साइड और द ऑन साइड डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड। तो उसके तरीके से वो कर रहा था। वो 2 वाइड्स दी, हमारे लोग होते तो शोर पड़ जाता था, ओए वाइड्स दे रहा है, ओए गाला। वो ही डिडंट माइंड कि मेरी एक रन ले लें ये वाइड के ऊपर, ठीक, बट एटलीस्ट आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ द बैट्समैन टू हिट। और उसने 1-2 सीधे बॉल कराया तो हमारे लोगों ने, और श्रीलंका ने उठा के 6 मार दिया। सो यू नो दीज आर थिंग्स दैट कोचेस टीच, दिस इज द ट्रेनिंग यू गेट, स्पेशली इन डेथ ओवर्स लाइक दिस। और फिर आपने देखा वो जो आखिरी ओवर था जिसमें वो दोनों ने खेलना था, हाउ ब्रिलियंटली द इंडियन बॉलर ने जो बॉलिंग की एंड अकॉर्डिंग टू द फील्ड। सो आई थिंक इस किस्म की ट्रेनिंग इनकी साइकोलॉजिकल एजुकेशन देनी होनी चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कहूँगा कि हमारे 2 ओपनर्स या उसके बाद जो 1 डाउन पे जो आता है, ये 3 बैट्समैन के अंदर अगर ये हमें 100 से ऊपर ले जाएं, वी हैव अ गुड चांस ऑफ विनिंग। और अगर ये शुरू में ये फारग हो गए तो देन यू विल सी व्हाट द इंडियंस डू। और ये डिपेंड ये भी करता है कि टॉस कौन जीता है और उसके बाद दोनों क्या फैसला करते हैं, उनके पेश नज़र क्या है। गुड मैच, अगर हम जीत गए तो जाहिर है देयर विल बी सेलिब्रेशंस ऑल ओवर। या क्लोज कंपटीशन भी हुआ तो तब भी बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा मुकाबला होगा। कंपटीशन, बट हम दिल में तो कहते हैं मारो है ना। और फिर कुछ लोग तो ये भी कहते हैं इतनी क्लोज ही ना करो, हार्ट बीट जो है डगमगाना शुरू हो जाती है। लेकिन इंडियंस ये समझते हैं ना कि ये अब वन साइडेड हो चुका है मुकाबला, तो अगर टफ कंपटीशन होगा तो ये जवाब तो मिलेगा। नहीं, मेरा ख्याल है पहले उनका यही बयान था ना कि कोई कंपटीशन ही नहीं है। जी, यही कहते थे। हाँ, कि हमारी तो क्लब टीम भी आ गई तो पाकिस्तान को हरा देगी अकॉर्डिंग टू दैट। हम जीत गए ना, तो इसके साथ थोड़ी सी वहाँ ये होगी, फिर शुरू हो गए ना। बिकॉज़ यू सी चैंपियंस ट्रॉफी जब 2017 में हुई थी जी, पहला मैच ही इंडिया के साथ था हमारा और पिटाई हो गई जी, और वी प्लेड वेरी बैडली। ऐसे लगता था लो जी अगले 2 मैचेस ही नहीं खेलेंगे। अच्छा, उसके बाद अगला मैच बाय द स्किन ऑफ देयर टीथ जिसे कहते हैं ना, मर के बदरिया करके वी वन इट। उसके बाद इट केप्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर। हमने 5 मैचेस इन अ रो जीते व्हेन वी वेंट टू द चैंपियंस ट्रॉफी। जब हम चैंपियंस ट्रॉफी पढ़े थे ऐसे जैसे हम थे कि अब आ जाओ केड़ा है, ठीक है, एंड वी वर वंडरफुल, वी वन दैट चैंपियंस ट्रॉफी। बट कल भी यही 2, अब हमने हार गए, उसके बाद 2 हमने जीत लिए, अब तीसरा है, तो लेट्स सी वेदर दे गो देयर विद द विंड इन देयर टेल। देखिए मैच के डिस्कशन से सेठी साहब में भी बिजली भर गई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कल टीम भी ऐसे ही परफॉर्म करेगी जिस तरह से सेठी साहब का जज्बा इस वक्त बोल रहा है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। चलो, शो में साथ देने का शुक्रिया। जैसे आप ट्विटर पे खामोश रहते हैं, आप थोड़ा सा बोलें, इसी तरह से मोहसिन नकवी साहब भी बड़े अरसे की खामोशी के बाद अचानक बोलना शुरू हुए। अलीमा खान साहिबा पर जब अंडे फेंकने की वारदात हुई, इसके बाद उन्होंने कुछ ट्वीट्स करने शुरू किए और एक बात उन्होंने क्वेश्चन किया कि डील की जो ऑफर लेकर गया जेल में, आप उस बंदे का नाम बताएं। उस पर लोगों ने जवाब देने शुरू किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जगह पर है, लेकिन 4 घंटे पहले 5 घंटे पहले उनकी एक ट्वीट है कि हाउ मच मोर टाइम डू यू नीड टू एक्सप्लेन द रीजंस बिहाइंड योर बैलेंसिंग एक्ट। अच्छा, ना इसमें हैशटैग है, ना ही बताया गया कि किसको एड्रेस किया गया, लेकिन जो समझ आती है वो क्रिकेट से ही रिलेटेड है कि आप मेरे मुंह तो ना खिलवाओ कि किसके खिलाफ बात की है। आईसीसी की जानिब से हारिस रऊफ को 30%, सूर्या कुमार यादव को भी 30% जुर्माना किया गया, लेकिन बीसीसीआई अपील में चला गया आईसीसी, जिसको आईसीसी ने रिजेक्ट करके उन पे भी 30% फाइन कर दिया। और इसके अलावा साहिबजादा फरहान पाकिस्तान की जो प्लेयर है उनको वार्निंग दी गई थी। मोहसिन नकवी साहब ने ट्वीट किया जो मुझे लगता है प्रोबेबली मुबैना तौर पर वो इसी मामले से रिलेटेड है और वो इसी में बैलेंसिंग एक्ट की बात करें। हाँ, जाहिर है, बट यू सी उन्होंने इनडायरेक्टली सी बात की है ना, डायरेक्टली बात नहीं की। इसकी क्या वजह, यानी डायरेक्ट नहीं कह सकते तो
इसमें डायरेक्ट कहने के भी तरीके होते हैं, कह सकते हैं, मगर मेरा ख्याल है इस वक्त काफ़ी सेंसिटिविटीज़ हैं। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने सोचा कि मैं कहूँगा कुछ ना कुछ। ये ट्रेडिशन नहीं है कि चेयरमैन जो हैं वो इस किस्म की ट्वीट्स पे आते हैं। ऑफ कोर्स मैंने काफ़ी इस्तेमाल किया था ट्विटर जब एशिया कप की इशू था और जय शाह ACC के हेड थे। अच्छा। जब वो इशू बना था ना, जब कि पाकिस्तान में होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सो आई यूज द मीडिया। लेकिन मुझे पता था वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं मीडिया, अच्छा। तो आई यूज द मीडिया। बट ये ट्रिकी गेम है। अच्छा। अब ये ICC वाली चीज़ जो है ना, दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी मैटर। बहरहाल आई थिंक मोहसिन नकवी साहब भी चुप करके तो नहीं बैठेंगे ना। ही थिंक्स दैट बड़ी ज्यादती हुई है जिस तरीके से ट्रीट किया गया है पाकिस्तान को, एंड सो ही इज स्टैंडिंग। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज अ वे ऑफ पुटिंग कॉन्फिडेंस इन हिज ओन पीपल कि आई एम स्टैंडिंग फॉर यू, आई एम स्टैंडिंग अप फॉर यू। आप चुप करके नहीं हम बैठे हुए, तो जैसे उन्होंने पहले स्टैंड लिया था। तो एक तो ये इशू है, और दूसरा जो उन्होंने जो PTI वालों को जो कहा है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि PTI वाले कहते हैं जी बड़ी बड़ी ऑफर्स हुई हैं, ये हुआ है वो हुआ है। तो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं बताया ना कौन पैगाम लेके आया था। तो आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर क्वेश्चन। और सवाल यह है कि क्या PTI किसी का नाम लेगी? नो। पूछे क्यों? क्योंकि वो उनके अपने लोग हैं ना। तो अगर उनके अपने लोग आते जाते हैं और आके कहते हैं मैं गल की तय की, तो दैट्स मीन्स नथिंग। या तो हो ना वो कहें किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का नाम लें। अच्छा। वो PTI कभी भी नहीं करेगी। PTI के जी फलाना बंदा गया था, उसने कहा कि वो एक बंदे को मिला है। अच्छा। जिसने ये कहा है, वो ऑफर दी है, तो वो जो बंदा है ना जिसका ये नाम ले रहे हैं, वो कभी भी नहीं कहेगा कि मैं गया था और आयशा से मिला और आयशा एस्टैब्लिशमेंट की स्पोक्स पर्सन है और आयशा ने मुझे ये ऑफर दिया। बिकॉज जिन लोगों से ये मिलते हैं ना, मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ, वो लो लेवल के लोग हैं। अच्छा। और वो कभी भी इन सो मेनी वर्ड्स ये ऐसे ऑफर्स नहीं देते। इन ट्रक दी बत्ती दे ऑफर्स होते हैं। ठीक, तो पहले भी जैसे लॉलीपॉप, लॉलीपॉप्स होती है। मगर ये जो लोग लेके आते हैं ना पैगाम PTI वाले अपने, वो अपनी हैसियत बनाने के लिए खान साहब के आगे कि हमारे बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं। अच्छा। हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, कोई अमेरिका तो आ रहे हैं, कोई इधर जा रहे हैं, वो ये अपनी हैसियत के लिए, अहमियत के लिए ये करते हैं। सो दैट इज़ वाई PTI किसी का नाम नहीं लेगी कि हमें ख्वाजा आसिफ ने ये ऑफ़र दी या फलाने ने, ऐसे कभी नहीं करेगी। तो आई थिंक मोहसिन नकवी साहब ने सही कहा कि अच्छा ये बात है, बताओ किसने तो आपको ऑफ़र दी है। तो क्यों बैरिस्टर साहब कह रहे हैं कि अगर हमने नाम बता दिया तो आपको शर्मिंदगी होगी? नहीं, आपको ले तो सही ये अगेन। और भाई शर्मिंदगी, आप तो सारा वक्त कोशिश कर रहे हैं उनकी शर्मिंदगी हो, तुसी छोड़िया कितने उन्होंने, हर रोज़ तुसी लगे होते हो उन्होंने शर्मिंदा करन, तो तुसी हुण आप उसकी बड़े परेशान हो गए, उनकी हमने शर्मिंदगी नहीं करनी उनकी। हाउ क्यूट, हाउ क्यूट। सियासी बयानात किस तरह दिए जाते हैं जाने, हमने बिटवीन द लाइंस शर्मिंदगी नहीं करनी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਆਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। आजकल मैनू डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। मैं कहता कुछ हूँ और बना कुछ देते हैं। खैर मुझे बड़ा फख्र है कि आजकल नजम सेठी को PTI कोट कर रही है, थैंक यू वेरी मच। आजकल ही काफी अरसे से, दिसंबर से आपने उन्हें आई अप्रीशिएट दैट। मगर उसमें कंडी भी मार जाते हैं ना, वो साढ़े जेडे दोस्त बैठे ने ना उत्थे अमरीका च, वो एक तरफ गाली करते हैं, दूसरी तरफ चुक देते हैं मैंने। कभी कभी बहुत प्यार से भी आपका नाम लिया जाता है और जाहिर है तो मगर वो उसको ऐसे ट्विस्ट करते हैं कि समझ ही नहीं आती कि तारीफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। चले, ये तो है कहानी। कहीं और भी ठनी है बाकायदा और एक दूसरे पर गोलाबारी है लफ्जी, वो कहाँ? ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। नंबर ऑफ क्वेश्चंस और इवन इंडिया से, हरियाणा से विकास ने भी क्वेश्चन भेजा है, लेकिन वक्त की कमी के बायस उनके सवाल का जवाब जो है वो लॉन्ग थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक व्यूवर हैं, वो क्या जानना चाह रहे हैं? पंजाब में मोहतरमा मरीम नवाज साहबा बड़ा एफर्ट कर रही है, भाग दौड़ कर रही है और बहुत सारे इदारों में उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस भी की हुई है और अच्छा रिजल्ट आ रहा है पंजाब में। तो प्लीज़ को पंजाब पे ख़ास तौर पे को प्रोग्राम करने और पंजाब के बारे में बताएं, पहले वाले पंजाब में अब वाले पंजाब में क्या फ़र्क है। और मरीम नवाज शरीफ साहबा जो इतनी एफर्ट कर रही है, क्या वाकई वो कामयाब हो रही हैं या सिर्फ मीडिया पे दिखाया जा रहा है? क्या यकीनी तौर पे वो कामयाब हो रही हैं कि नहीं है? देखिए भाई साहब, ऐसे है कि इसमें कोई शक ही नहीं है कि मरियम ने बहुत से अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, बहुत से अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं और बड़ी दिल लगा के और जज्बे के साथ वो कोशिश कर रही हैं कि किसी न किसी तरीके के साथ आवाम की बेहतरी के लिए कुछ हो जाए।
एक इनिशिएटिव के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, दिन रात मेहनत कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। मसला क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि एक परसेप्शन है कि इसके बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ नहीं रही है और इमरान खान की पॉपुलैरिटी गिर नहीं रही है। क्योंकि ज़ाहिर अगर इनकी बढ़ेगी तो किसी न किसी की तो गिरेगी ना, ये तो हो नहीं सकता कि सबकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रहे। सो आई थिंक ये इशू बना हुआ है और जिसकी वजह से उनकी जो काम वो अच्छे कर रही हैं वो उनको वो अहमियत नहीं मिल रही है, उनको वो पब्लिसिटी नहीं मिल रही उस तरीके के साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि द रियल इशू इज़ ये नहीं कि वो अच्छे काम नहीं कर रही हैं, अच्छे काम कर रही हैं, मगर इस वक्त जो माहौल बना हुआ है ना, मरियम अपलिफ्ट नहीं हो रही उनकी। तो लोग यही कह रहे हैं कि जी विजन नहीं है, ये नहीं है, छोटी छोटी तनकीदें कर रहे हैं उनकी। मगर इशू ये है कि दिल के अंदर हमदर्दियाँ जो है ना, इसके बावजूद कि वो बहुत अच्छे काम कर रही हैं, वो पॉलिटिकली उसकी कैपिटल उनको नहीं मिल रहा, क्योंकि सारी तवज्जो। मैं आपको बताऊँ, अभी भी मुझे लोग मिलते हैं, सीधे सवाल भी आए हैं कि सेठी साहब बस एक गल दसो, इमरान खान की रिहाई कितों हो रही है? इसके अलावा पीपल आर नॉट थिंकिंग ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग कि जी मरियम ने फ्लड के लिए ये किया, मरियम ने हॉस्पिटल्स ये किए, फलाना। कोई डिस्कशन ही नहीं है किसी जगह पे। डिस्कशन सारी है कि जी इमरान खान के साथ क्या होगा, कब बाहर आएगा, क्या होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता ना इमरान खान का, उस वक्त तक तवज्जो मरियम के ऊपर नहीं आएगी, स्पेशली द गुड थिंग्स शी इज़ डूइंग। पॉपुलैरिटी का तोड़ करना होगा और वो भी मरियम नवाज साहिबा की टीम को इस बारे में भी सोचना होगा। आसिफ इकबाल से, रामिस इटली से, एहसान वजीर वजीरिस्तान से, इशफाक भुट्टा मुल्तान से और शहरयार अमेरिका से। इसके अलावा भी बहुत से नाम हैं। आपके सवाल हमारे सर आंखों पर, लेकिन आइंदा प्रोग्राम्स में ज़रूर शामिल करेंगे। हमेशा ये वादे करती हो और फिर फजूल से सवाल मुझे पूछना शुरू कर दे। लोगों के सवाल दिया करो ना यार। अच्छा, ऐसे करेंगे कि अलग से भी एक प्रोग्राम शुरू करेंगे जो आपके जितने सवाल रह गए उन सब पे मबनी होगा और वक्त जरूर देंगे और महफूज करते जा रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपकी रिक्वेस्ट भी हमने नोट कर ली है। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाजत है। हैव अ नाइस वीकेंड।